हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग है और सब लोग जुड़ जाइए। और हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने चेतावनी जारी किया है कि व्हाट्सएप पर घोस्ट पैरिंग नाम का एक साइबर अटैक सामने आया जो बिना ओटीपी और बिना सिम स्वैप के पूरा अकाउंट हैक कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा साइबर अटैक यानी कि वायरस है जो आपके फ़ोन में एंटर कर जाएगा और आपका फ़ोन हैक कर लेगा, पूरा डेटा हैक कर लेगा। तो आप लोग को ओटीपी भी नहीं आएगा, सिम स्वैप भी नहीं आएगा। मतलब सिम स्वैप का मतलब होता है सिम निकाल के किसी और फ़ोन में डालना, तो वो भी नहीं होगा। फिर भी आपके अकाउंट पे आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो इसी को लेके सरकार के द्वारा जो ये संस्था है CERT इन, यह चेतावनी जारी किया है कि ऐसा कुछ हो रहा है। और ये जो है ये आईटी एक्ट आईटी आईटी एक्ट 2000 के अंदर ही काम करता है। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि जो ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है, ये गुजरात में है। और ये जो लोथल साइट है, लोथल जो हड़प्पा का साइट है, इसी को सुरक्षित करने के लिए और इसी के डेवलपमेंट के लिए यह समझौता किया गया है। और यह नीदरलैंड के साथ किया गया है ताकि दोनों सहयोग के साथ इसकी डेवलपमेंट, इसके रख रखाव का कार्य कर सके। और यह जो साइट है लोथल, ये 4500 वर्ष पुराना है, यानी कि हड़प्पा के समय का है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कितना पुराना और कितना ज़रूरी है हमारे लिए। और यह जो था ये बंदरगाह था, उस मतलब हड़प्पा के समय का ये बंदरगाह साइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइनेस अंजदीप, नहीं माफ़ करिएगा दोस्तों, हाल ही में IMF ने किस देश के लिए $206 मिलियन की आपातकालीन सहायता राशि स्वीकार किया है? देखिए दोस्तों, ये श्रीलंका के लिए IMF ने जारी किया है। और IMF की जो हेड है वो है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्या है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और यह 1945 में बना था और 1946 से काम कर रहा है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC कहाँ है? USA में। और ये वहाँ से कार्य करता है। और ये श्रीलंका में अभी एक चक्रवात आया था दोस्तों, जिसका नाम था चक्रवात दितवा। और इसी के लिए भारत ने एक ऑपरेशन भी चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। इसके तहत इंडिया ने श्रीलंका को सहायता दिया था। और उस टाइम ये बहुत तबाही, इस जो चक्रवात है इसने बहुत तबाही मचाया था दोस्तों। इसी के तहत IMF ने भी इनको राहत के लिए $206 मिलियन की आपातकालीन राशि दी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
INS अंशदीप जो एक एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट है, भारतीय नौसेना को कहाँ सौंपा गया है? देखिए दोस्तों, ये जो INS अंशदीप है, इसको गार्डन रीच ने बनाया है। गार्डन रीच कोलकाता ने बनाया है। कोलकाता ने बनाया है और इसको नेवी को सौंपा गया 22 दिसंबर 2025 को, और ये चेन्नई के तमिलनाडु साइट पे सौंपा गया। और ये एंटी सबमरीन है और 80% जो इसमें सामान लगा हुआ, 80% जो सामान है वो स्वदेशी है। स्वदेशी सामान यानी कि ये आत्मनिर्भर भारत के तहत बना हुआ है, इसीलिए हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। और ये जो अंशदीप है, ये कर्नाटक का एक आइलैंड है। कर्नाटक का एक आइलैंड के नाम पर यह रखा गया है। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, जो अभी न्यूजीलैंड के साथ किया गया है। देखिए दोस्तों, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि जो आपके दो देश जब ये करते हैं या दो से ज़्यादा देश इसको करते हैं, तो अपने देश का जो उत्पाद है वो दूसरे देश में बेच सके और उसको अच्छी रीच मिले, उनके सामान को फ़ायदा हो, लाभ हो, इसलिए ये किया जाता है। ताकि इससे क्या होता है, इस पे टैक्स जो लगता है वो नहीं लगता है। और फ्री ट्रेड का मतलब यही होता है कि जो आपके देश का जो भी टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, इन सब चीज़ों को एक दूसरे के देश में, और भी सामान होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, टेक्सटाइल हो गया, डेयरी उत्पाद हो गए, और भी कृषि उत्पाद हो गए, इन सब को एक दूसरे के देशों में आसानी से बेच सके। तो अभी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशीबजाकी करीबा संयंत्र किस देश में है, जो विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे 2011 के सुनामी और भूकंप के बाद बंद कर दिया गया था? देखिए दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, जो 2011 में बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पे भूकंप आया था और भूकंप के कारण यहाँ पे गैस भी लीक हुई थी। गैस लीक के कारण यहाँ ये बंद कर दिया गया था। लेकिन अब 20 जनवरी 2026 से यह फिर से शुरू कर दिया जाएगा और यह जापान में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चिलाई कला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, जो अधिक बर्फबारी को दर्शाता है? देखिए दोस्तों, ये जो त्योहार है ये सर्दियों के समय पे शुरू होता है और 40 दिन तक ये चलता है। 40 दिन तक चलता है और यह जम्मू एंड कश्मीर में होता है और यह 22 दिसंबर से शुरू हुआ और 30 जनवरी 2026 तक यह चलेगा। और इसमें एक पारंपरिक इनका एक वस्त्र होता है, जो ये लोग पहनते हैं, जिसको कहा जाता है फेहरान।
फेहरान, यह इनका पारंपरिक वस्त्र है जो ये लोग इस त्योहार के समय पे पहनते हैं, या सर्दियों के समय पे पहनने वाला वस्त्र है जो इनका पारंपरिक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, चौधरी चरण जो है ये हमारे देश के पीएम रह चुके हैं। पीएम रह चुके हैं कब से कब? 1979 से 80 तक। लेकिन ये कभी संसद नहीं गए। एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे पीएम है जो कभी संसद में पांव तक नहीं रख पाए, या संसद कभी गए ही नहीं, क्योंकि इनकी सरकार गिर गई थी। इनकी सरकार गिर गई तो ये कभी संसद जा ही नहीं पाए। और इनका जन्म हुआ था 1902 में। और इनके नाम पे एक एयरपोर्ट भी है लखनऊ में, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका दूसरा नाम है अमौसी एयरपोर्ट। और ये है किसान दिवस। किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। और ये 2001 से शुरू हुआ था। किसान दिवस कब से? 2001 से ये शुरू हुआ था मनाने की परंपरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ला, जिनका हाल ही में 23 दिसंबर 2025 को निधन हो गया, उन्हें 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड किस वर्ष में मिला था? देखिए दोस्तों, ये विनोद कुमार शुक्ला जो हैं ये छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ गढ़ से पहले व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति हैं जिन्हें ये ज्ञानपीठ मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। और इन्हें 2024-25 का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। और इनको हिंदी साहित्य के लिए मिला था। हिंदी साहित्य के लिए इनको दिया गया था। और इनका 23 दिसंबर 2025 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महात्मा श्री योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? देखिए दोस्तों, महात्मा श्री योजना अपने जो केंद्र में मनरेगा है ना, मनरेगा, उसके तहत ही ये बनाया गया, उसी के तर्ज पे बना हुआ है। और मनरेगा का नाम अब चेंज हो गया है, और नाम चेंज होके क्या हो गया है? विकसित भारत राम जी, यानी कि विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, ये शुरू किया गया। और ये राष्ट्रपति के द्वारा साइन भी कर दिया गया है, विधेयक पास हो गया है। और ये जो महात्मा श्री योजना है ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है, और इसमें 90 दिन का कार्य दिया जाएगा। ये पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा ही शुरू किया है, केंद्र का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मनरेगा के तर्ज पे बना हुआ है, लेकिन केंद्र का इसका कोई लेना देना नहीं। इसमें पश्चिम बंगाल ही इसमें 90 दिन का कार्य देगी। वर्ष में 90 दिन का गारंटी युक्त काम देगी, यानी कि आप काम मांगेंगे तो आपको 90 दिन का काम दिया जाएगा। और ये अनस्किल है, यानी कि जो लेबर होते हैं, मजदूरी होती है, उन सब का जो काम होता है वो ये इसमें दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है जहां हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी के कारण धुआं उठ रहा है? देखिए दोस्तों, प्रदूषण का तो लेवल अपने देश में भी कुछ कम नहीं है। दिल्ली का तो हालत आप जानते ही हैं कि कितना वहाँ प्रदूषण बढ़ चुका है, कितना आईक्यू, वहाँ का जो एयर आईक्यू है वो कितना बढ़ा हुआ है। तो प्रदूषण तो हर जगह ही है, और इसी के कारण यहाँ धुआं उठ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ धुंध छा रही है। और ये यूएसए में है, और वर्ल्ड का सबसे पुराना ये नेशनल पार्क है। ये वर्ल्ड का सबसे पुराना
पुराना नेशनल पार्क है और यह 1872 में बना था। 1872 में बना था और 1976 में यह यूनेस्को में शामिल हुआ था। यूनेस्को में शामिल हुआ था। यूनेस्को में शामिल हुआ था। चलिए दोस्तों, आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया जो एशिया के फर्स्ट व्यक्ति बने हैं? देखिए IUCN जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय है और यह एक रेड डेटा बुक जारी करता है। रेड डेटा बुक जारी करता है और यह जो अपनी पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां हैं जो एंडेंजर है, जो खतरे के निशान पे आ गई हैं, उन सब का ये संरक्षण का कार्य करती है। जो प्रजातियां होती हैं उनका ये संरक्षण का कार्य करती है। प्रजातियों की संरक्षण की कार्य करती है ये। और इसी के जो अभी SSC मतलब कि स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो अभी विवेक मेनन को चुना गया है और ये एशिया के पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो इसमें चुने गए हैं सदस्य के रूप में और ये इसको हेड करेंगे। SSC के स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन जो है इसको ये हेड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए दोस्तों, नासा USA की स्पेस एजेंसी है। USA की स्पेस एजेंसी है। जैसे कि अपने देश का इसरो है ना, ऐसे ये USA का स्पेस एजेंसी है और इसके नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं जेरेड इसाकमैन इसके नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं और पहले इसके चेयरपर्सन थे ये बिल नेल्सन और इन्हीं की जगह पर अब जेरेड इसाकमैन नियुक्त हुए हैं और ये 15वें नंबर के हेड हैं। 15वें नंबर के हेड हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो तो पूरा हो चुका है और आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाती हूँ कि IUCN के हेड का नाम क्या है और आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वहाँ आंसर बताइएगा। चलिए वीडियो अब यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।